हेलो स्टूडेंट, हमने पहले स्कूल में ही डेरिवेटिव पहले पढ़ रखा है और डेरिवेटिव के बाद से हम लोगों को पढ़ना था इंटीग्रल के भी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ रखा है। यानी कि फॉर्मूले को पढ़ के 7.1 और 7.2 और 7.3 ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव को एक बार थोड़ा सा स्मॉल मतलब क्विकली फॉर्मूले को रिवाइज करा दूंगा और उसके बाद से तुरंत इंटीग्रल के कॉन्सेप्ट को और फॉर्मूले को पढ़ा के फर्दर आगे बढ़ जाए। अब देखते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में रिलेशन क्या है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, डेरिवेटिव को हम लोग dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीग्रल होता है आपका x टू दी पावर n dx, यानी इस फॉर्मेट में होता है। यानी कि इंटीग्रल का साइन ये होता है और डेरिवेटिव को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन से पढ़ने से पहले आपको फंक्शन जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को मैं बहुत ज़्यादा आपको हार्डली नहीं समझा रहा हूँ, बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि फंक्शन होता है क्या, कि रिलेशन एंड फंक्शन आना बहुत जरूरी है, जो 11वीं क्लास में भी है और 12वीं क्लास में भी है। तो फंक्शन को अगर ध्यान से देखें कि अगर मैं एक छोटा सा फंक्शन लिख रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये एक फंक्शन है जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो पावर 2 है। अगर ध्यान से देखें, ये जो फंक्शन है जो x की वैल्यू जो है, यानी x की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो उसके में हमें क्या मिलता रहेगा, y की वैल्यू उसके आउटपुट में मिलती रहेगी। मीन्स एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे क्या रहती है, डिपेंड रहती है। मीन्स एक क्वांटिटी में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो y में चेंज होगा। मीन्स x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y हमें कुछ मिलेगा, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y और कुछ मिलेगा। मीन्स एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे चेंज करती है। तो इस टाइप के डिपेंडेंसी को हम लोग यहाँ पे फंक्शन बोल रहे हैं। अब इसी फंक्शन को हम लोग क्या करना रहता है, इंटीग्रेशन करना रहेगा और डिफरेंशिएशन करना रहेगा। फंक्शन बहुत सारे हैं, मतलब कि अगर मैं ध्यान से देखूँ y इक्वल टू कॉस एक्स, जितने भी y इक्वल टू साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ रखे हैं आपके, वो सारे के सारे फंक्शन की तरह ट्रीट होंगे। जितने भी हमने ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रखे हैं वो भी आपके फंक्शन की तरह यहाँ ट्रीट होंगे। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन e टू दी पावर x वो भी आपका फंक्शन होगा। मीन्स ढेरों सारे फंक्शन अलग अलग टाइप के हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने रहेंगे, यानी कि उनका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब बात आ रही है कि फंक्शन पढ़ने के बाद से हम लोगों को समझना क्या है कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव। मीन्स इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन ही आपका एंटी डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रेशन ही आपका एंटी डेरिवेटिव होता है। मीन्स इसी को हम लोग एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होता है, वो चीजें हम लोग कैसे समझें। यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव हमें पढ़ना रहेगा। तो अगर ध्यान से देखें, शुरुआत में मैं पहले बात कर रहा हूँ डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव है क्या, तो कुछ नहीं ज़्यादा समझना है। यहाँ पे हमें यहाँ dy बाई dx लिखा है। मीन्स यहाँ पे जो y है वो पूरी तरीके से x पे डिपेंड है। यानी कि अगर हम लोग स्मॉल चेंज करें x में तो वो क्या चेंज लाएगा वो y में, यानी कि स्मॉल चेंज करने में x में वो y पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उस चीज़ के लिए हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव में। स्मॉल चेंज इन वन क्वांटिटी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा दूसरी क्वांटिटी पे, वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या, डेरिवेटिव। यानी कि अगर आपने ध्यान से फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, जैसे कि अगर s इक्वल टू 3d स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, अगर मैं इस ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये टाइम होता है, टाइम में क्या है स्मॉल चेंज करें कि डिस्प्लेसमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने पढ़ रखा है स्मॉल चेंज इन एस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका ds अपॉन में dt बताता है, जो कि आपका वेलोसिटी डिटरमाइन करता है। मीन्स वो वेलोसिटी डिटरमाइन करता है। मीन्स डेरिवेटिव आपका क्या बताता है कि एक तो हमने ये जाना कि जो डेरिवेटिव होता है वो ये बताता है कि किस तरीके से स्मॉल चेंज एक क्वांटिटी में करते हैं तो उसका इम्पैक्ट दूसरी क्वांटिटी पे क्या पड़ता है। अब हम लोग एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो एंटी डेरिवेटिव इसलिए इसको बोला जाता है, यानी इंटीग्रेशन को ही एंटी डेरिवेटिव इसलिए बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये डेरिवेटिव का ही उल्टा होता है। मीन्स अगर किसी एक फंक्शन को अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं उसका, फिर उसका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, तो फर्दर हमें वही फंक्शन मिल जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं कि अगर स्मॉल सा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मैं डेरिवेटिव निकालूं, dy बाई dx, वो आपका dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 2x के इक्वल होगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि डेरिवेटिव का निकालेंगे तो dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 2x आएगा। अगर ध्यान से देखें इस फंक्शन, यानी इस फंक्शन को हमने इसका डेरिवेटिव निकाला तो 2x आया। अगर मैं इसी का एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा, एंटी डेरिवेटिव जो कि फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा आपको, बट एंटी डेरिवेटिव जब निकालूंगा तो इसी को हम लोग इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, तो फर्दर आपका ये फंक्शन मिलेगा। तो एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए सिंबल होता है 2x dx यहाँ पे ऐसे। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, इस 2 को हम आगे ले आएंगे, यहाँ पे x dx हो जाएगा। अगर यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो एंटी डेरिवेटिव का फॉर्मूला x टू दी पावर n के फॉर्मेट में वो होता है आपका x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। मीन्स यहाँ 2 इंटू एक्स टू दी पावर, यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 अपॉन में
2, यानी कि यहाँ पे 1 + 1 आएगा, n प्लस में 1 यानी 1 + 1 मीन्स 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे प्लस सी रहता है। इस सी का क्या रोल है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मीन्स आपका रिजल्ट आएगा x²। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है इसका मैंने डेरिवेटिव निकाला, रिजल्ट आपका 2x आया। इसी फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव मैंने निकाला है उसका मैंने एंटी डेरिवेटिव निकाला, तो फर्दर हमें ये फंक्शन मिल गया। मीन्स इससे आपका रिजल्ट ये निकल के आया। मीन्स डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव, मीन्स डेरिवेटिव को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ये डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। और इस एंटी डेरिवेटिव को ही हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स ये बोथ एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। मीन्स डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दोनों मिलकर आपका कैलकुलस बनाता है। कैलकुलस 44 मार्क्स का पूछेगा क्लास 12 में, तो इसलिए इसके एक एक कॉन्सेप्ट को पता होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं इसको मैं रफ कर रहा हूँ तो ये तो मैं गो थ्रू करके बताया हूँ कि एक्चुअल में है क्या डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव है क्या। अब मैं छोटे छोटे लेवल से फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके आपको क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूँगा। तो फर्स्ट अगर मैं फॉर्मूला देखूँ, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव दोनों को मैं रिलेट करके लेके चल रहा हूँ। तो फॉर्मूला अगर मैं देखूँ y x टू दी पावर n, ये, और जब हम लोग इंटीग्रेशन में लिखते हैं तो i x टू दी पावर n dx। मीन्स अगर फॉर्मेट आपका ये रहता है और ये रहता है, मीन्स x टू दी पावर n के फॉर्मेट में रहता है, तब इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है, यहाँ पे लिखने का तरीका डेरिवेटिव में वो होगा dy/dx, जो कि n(x टू दी पावर n-1) होता है। मीन्स इसकी जो भी पावर रहेगी वो आगे आ जाएगी और पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या होगा, i = x टू दी पावर n+1 अपॉन में n+1। मीन्स यहाँ पे पावर जो रहेगी उसमें एक ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर में n+1 कर देंगे, अब प्लस सी इसमें इंक्लूड कर देंगे, प्लस सी इसमें इंक्लूड कर देंगे। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं। अगर एक एग्जांपल लेके मैं चलूँ, एग्जांपल में ये रहेगा, जैसे कि हमने कहा x टू दी पावर 5 इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है और x टू दी पावर 5 इसका हमें एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में निकालना है। तो करने का तरीका क्या है आपका, इसको मैं y = x टू दी पावर 5 एज्यूम करूंगा, इसको मैं i = x टू दी पावर 5 dx ऐसे एज्यूम करूंगा। पहला काम y = x टू दी पावर 5 यहाँ एज्यूम करना है और i x टू दी पावर 5 और dx यानी इंटीग्रल का साइन यहाँ हमें लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिखना हमें ये पड़ेगा डिफरेंशिएट with respect to x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स dy/dx। लिखने का तरीका dy/dx ऑफ x टू दी पावर 5, मीन्स dy/dx x टू दी पावर 5, ये स्टेप लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको मैं पहले पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा वो। dy/dx = d/dx ऑफ x टू दी पावर 5 मीन्स अगर फॉर्मूला देखें वो क्या है, nx टू दी पावर n-1 मीन्स 5x टू दी पावर 5 - 1 मीन्स 5x टू दी पावर 4। ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं इंटीग्रल का, तो यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग देखेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग आई, यहाँ पे अब ये सिंबल जैसे ऑन इंटीग्रेटिंग लगाया, इसको हमें नहीं लगाना है। लिखना क्या है, x टू दी पावर यहाँ n+1 है तो 5 + 1 अपॉन 5 + 1 प्लस सी लगाना जरूरी है। इस प्लस सी का रूल क्या है मैं बताऊंगा अभी। मीन्स x टू दी पावर 6 अपॉन में 6 प्लस सी मीन्स ये i की वैल्यू निकल गई, यानी इंटीग्रल की वैल्यू निकल जाएगी। ये हमें पहला यानी कि फर्स्ट फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, यानी कि इस वे से हमें क्वेश्चंस को करना रहेगा। और मैं एक चीज़ का ध्यान रखूँ, मैंने बताया कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करूँगा, 5x टू दी पावर 4 आया, इसी का मैं एंटी डेरिवेटिव करूँ, यानी ये जो फंक्शन निकल के आया है इसका मैं एंटी डेरिवेटिव। आई होप आपको ये क्लियर इतना आया हो दोनों। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पहले बताया था कि किसी भी कोई फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मीन्स ये हमने आपका डेरिवेटिव निकाला, इस डेरिवेटिव से रिजल्ट जो निकला, रिजल्ट आपका 5x टू दी पावर 4 निकला, इस डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही क्या हुआ, इंटीग्रल, मीन्स एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही इंटीग्रल। जैसे इस फंक्शन का मीन्स जो रिजल्ट आया उसका इंटीग्रल निकालेंगे तो फर्दर मुझे जो फंक्शन मिलेगा वो ये मिलेगा जिसका हमने डेरिवेटिव किया था। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये होगा। तो एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको हम लोग पहले अज्यूम करेंगे i 5x टू दी पावर 4 dx, 5x टू दी पावर 4 dx। अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई x टू दी पावर 4 के साथ, तो इस 5 का इंटीग्रेशन
नहीं होगा, ये 5 आगे आ जाएगा ऐसे। ये रूल क्या है अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा, बस आपको ध्यान रखना ये 5 जो है मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म में ये बाहर आ जाएगा, x टू द पावर 4 dx हो जाएगा। जब फॉर्मूला अप्लाई यहाँ करेंगे तो 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 मीन्स एंटी फॉर्मूला क्या x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 मीन्स 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, और यहाँ पे प्लस सी हम लोग नोट करते हैं। प्लस सी का गेम क्या है मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें रिजल्ट आपका आएगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी मीन्स 5 से 5 कैंसिल मीन्स एक्स टू द पावर 5 प्लस सी एज इट इज लगाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका यानी कि एंटी डेरिवेटिव का रिजल्ट आपका ये निकला था, जिसका हमने डेरिवेटिव का रिजल्ट ये निकला था जिसका मैंने एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल किया, फिर से एक्स टू द पावर 5 ही आ गया। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट एंड रेसिप्रोकल होते हैं। तो पहला हमने क्या ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला है एक्स टू द पावर n का किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए और किस तरीके से यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये स्टेप्स हमें आने चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है कॉन्सेप्ट, किस तरीके से चीज़ों को हमें सीखना है। तो नेक्स्ट अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, अगर ये आपको फॉर्मूला जो नंबर 1 है ये क्लियर हुआ हो, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से हमें इसको इस्तेमाल करना है। दूसरा है कांस्टेंट, ये डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल और डेरिवेटिव क्या होता है, तो वो हम लोग किस तरीके से सीखेंगे क्या है। अगर ध्यान से देखा जाए, हेलो स्टूडेंट, अब हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन जो फॉर्मूला नंबर 2 है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे कि जो कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 निकल के आता है, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो dx आएगा वो कांस्टेंट टर्म मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 है तो 5x आएगा, यानी कि जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई में x रहेगा। अगर यहाँ पे पाई है तो रिजल्ट में पाई x आएगा। ये क्यों आएगा वो हम लोग जानेंगे। जैसे कि कांस्टेंट टर्म है, इसका मैं डेरिवेटिव करूँ, यहाँ पे y इक्वल टू कांस्टेंट टर्म मैंने लिया, और इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो डी बाई बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म होगा, और यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा आपका 0 आएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ y इक्वल टू 5 एक कांस्टेंट टर्म है, तो मैं अगर ध्यान से लूँ तो 5 इंटू 1 मैं लिख सकता हूँ। 5 इंटू 1 का मतलब क्या होगा 5x टू द पावर 0 मीन्स एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है 1 मिलती है। मीन्स इस 5 को मैंने क्या लिखा 5 इंटू 1 लिखा, और 1 की जगह मैंने रखा x टू द पावर 0। अगर मैं फर्दर इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो मैं लिखूंगा क्या डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखने का तरीका डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर 0। यहाँ पे 5 कांस्टेंट टर्म है, कोई भी x वाला टर्म रहेगा उसके साथ अगर 5 कांस्टेंट टर्म यानी कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसको हम लोग आगे लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 0 ये लिखेंगे। अगर ध्यान से देखें फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है x टू द पावर n, जो कि क्या है आपका nx n माइनस 1, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे n की तरह ट्रीट क्या होगा 0, यहाँ पे n की तरह ट्रीट 0 होगा। तो इस 5 को तो एज इट इज मैं मल्टीप्लाई में ऐसे रखा रहूंगा nx टू द पावर n माइनस 1, यानी कि यहाँ पे n की जगह 0 है तो 0 इंटू एक्स टू द पावर 0 माइनस 1 ये हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो ये टर्म 0 सबसे मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या मिलेगा 0। यही रीजन है कि अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ किसी भी कांस्टेंट टर्म का तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। सेम है इसी तरीके से हम लोग ध्यान देंगे कि जब किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। तो कांस्टेंट टर्म जैसे यहाँ पे मैंने अज्यूम किया y इक्वल टू 5 ही, और y इक्वल टू 5 नहीं, यहाँ पे जब हम लोग कभी भी डेरिवेटिव करते हैं तो y अज्यूम करके चलते हैं। यहाँ पे मैं इंटीग्रल का साइन I अज्यूम करके इंटीग्रल ऑफ 5 dx मीन्स एक कांस्टेंट टर्म का ये 5 जो कांस्टेंट टर्म है इसका इंटीग्रल निकालूं अगर, तो ध्यान रखिएगा जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा 5 इंटू 1 मैं इसको लिख सकता हूँ और यहाँ पे dx लिख सकता हूँ। मीन्स इस 5 को मैं आगे ले आऊँ, कांस्टेंट टर्म को आगे ले आऊँ तो इंटीग्रल होगा 1 का, तो 1 की जगह मैंने बताया था x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। मीन्स 1 की जगह x टू द पावर 0 लिखा जा सकता है, x टू द पावर 0 यहाँ पे dx मीन्स 5 इंटू, अब यहाँ पे इंटीग्रल का x टू द पावर n का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा था, वो क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये हमने पढ़ रखा है।
यहाँ पे जीरो जो है n की तरह ट्रीट हो रहा है, तो x टू दी पावर जीरो प्लस वन, x टू दी पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन। मीन्स अगर ध्यान से देखा जाए जीरो प्लस वन वन होगा और जीरो प्लस वन भी नीचे डिनोमिनेटर में भी वन होगा, मीन्स 5 इंटू एक्स आएगा आपका रिजल्ट। मीन्स ये आ गया 5x। अब इंटीग्रल में मैंने बताया c जुड़ा रहता है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा कि अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव करने पे जीरो आता है और किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम लोग इंटीग्रल करते हैं तो उस कांस्टेंट टर्म में हम लोग x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही रिजल्ट रहता है। अब हमने क्वेश्चन जो फॉर्मूला नंबर थर्ड, यानी कि फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग जानेंगे कि ये है क्या। तो देखते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो दिया है कि अगर डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर ए इंटू एक्स टू दी पावर एन, यानी कि जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट वाला एक्स टू दी पावर एन, उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म जुड़ा है तो क्या होगा। मीन्स उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में रहे तो क्या होगा। सेम है उसी तरह एक्स टू दी पावर एन डी एक्स है, उसके साथ ए अगर मल्टीप्लाई में जुड़ा है तो क्या करेंगे। तो ध्यान रखना है वो सारे टर्म जो x के अलावा है और मल्टीप्लाई में वो सारे के सारे कांस्टेंट टर्म होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग डेरिवेटिव करना है y इक्वल टू ए एक्स टू दी पावर n। तो ये एक्स टू दी पावर n का फॉर्मेट है, उसके साथ साथ a जुड़ा है तो ये आपका कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे, लिखना आपको यही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ए एक्स टू दी पावर एन। तो पहला काम क्या है, जो x टू दी पावर n के साथ यानी x जो भी है उसके साथ जो भी टर्म रहेगा कांस्टेंट टर्म, उसको मैं बाहर कर लूंगा। मीन्स मल्टीप्लाई में ही इसको मैं बाहर कर लूंगा, a और d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n ऐसे लिखूंगा। अब इसका तो फॉर्मूला हमें पहले से ऑलरेडी पता है, x टू दी पावर n का वो क्या होता है आपका a, और x टू दी पावर n का रहेगा n x टू दी पावर n माइनस वन। मीन्स अगर ध्यान से देखें ये फॉर्मूला ये वैसे ही रहेगा, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म जुड़ा है तो यहाँ पे हम लोग a ऐसे जोड़ देंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो। यहाँ पे a के अलावा कुछ भी हो सकता है, मीन्स y इक्वल टू 3π/4 x टू दी पावर n, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है y इक्वल टू cos a x टू दी पावर n। तो पूरा पूरा cos a क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगा। ध्यान रखना यहाँ पे a होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब सेम है इसी तरीके से इंटीग्रेशन में क्या होगा, अगर बाय द वे यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ ए एक्स टू दी पावर एन है और डी एक्स, ध्यान रखिएगा डी एक्स रहना जरूरी है, लास्ट में यहाँ पे डी एक्स रहना इंटीग्रल में जरूरी है। इसी डी एक्स से पता चल रहा है कि हम लोग जो है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ ए रहता तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन होता, ये कांस्टेंट टर्म रहता, बट यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स का इंटीग्रल हो रहा है, एक्स के फॉर्मूले में इंटीग्रल हो रहा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें ए एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, इसमें कांस्टेंट टर्म ये है, जिसको मैं क्या करूंगा बाहर ऐसे लिख लूंगा, एक्स टू दी पावर एन डी एक्स ये हो जाएगा। तो एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ रखा है, ये होगा तो ए इंटू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन और प्लस सी जुड़ा रहेगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि अगर एक्स टू दी पावर एन के साथ कुछ भी टर्म मल्टीप्लाई में है एक्स के अलावा तो वो क्या होगा कांस्टेंट टर्म होगा, और उसको करने का तरीका ये है। अब मैं इस बेस पे जो है एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, अगर मैं कांस्टेंट टर्म लेके चल रहा हूँ 3π/4 और x टू दी पावर 6, अगर मैं y इसको लेके चल रहा हूँ तो ध्यान रखिए x तो पूरा पूरा आपका ये है, इसके साथ साथ 3π/4 पूरा पूरा एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें कहीं x नहीं है, तो इसको मैं कांस्टेंट टर्म लेके चलूंगा। इसका डेरिवेटिव निकालूँ dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स लिखने का तरीका पहले यही रहेगा 3π/4 प्लस 4 और x टू दी पावर 6 ऐसे रखेंगे। ये पूरा पूरा कांस्टेंट टर्म है तो इसको मैं पहले आगे लिखूंगा 3π/4, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स लिखूंगा, इस डी बाई डी एक्स को इसके साथ ले जाऊंगा, एक्स टू दी पावर 6 लिखूंगा, तो 3π/4 एज इट इज सेम, और यहाँ एक्स टू दी पावर 6 है तो उसको मैं लिखूंगा क्या फॉर्मूला लगा के एक्स टू दी पावर n का n(x(n-1) मीन्स 6x और 6 माइनस 1 यानी 5, यानी ये 6 आगे जाता है और n-1 होता है तो एक पावर कम हो जाती है, तो dy बाई डी एक्स आपका ये हो जाएगा। सेम है अगर इसी का मैं इंटीग्रल निकालूं तो i
अगर मैं 3π/4 x टू दी पावर 6 dx ऐसे लिखूंगा इंटीग्रल में, तो 3π/4 इसको मैं आगे रखूंगा ऐसे, फिर उसके बाद से x टू दी पावर 6 dx ऐसे करूंगा। अगर ध्यान से देखा जाए 3π/4 वैसे ही रहेगा कांस्टेंट टर्म आगे। इसका मैं फॉर्मूला पता है x टू दी पावर n के फॉर्मेट में, तो x टू दी पावर 7 यानी n+1 7 हो जाएगा, नीचे भी n+1 यानी कि 7 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। ये c होना बहुत जरूरी है। अब c क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये c इंटीग्रल में ही रहता है, डिफरेंशिएशन में नहीं रहता। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक एग्जांपल लेके। तो आई होप आपको ये क्लियरली थोड़ा समझ में आए, क्योंकि मैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को साथ साथ लेके चल रहा हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि किस तरीके से कहाँ पे अप्लाई करना है। क्योंकि मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है कि डेरिवेटिव पढ़ने के बाद से जब इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस और इंटीग्रेशन क्वेश्चन को वो बदल कर देते हैं, मिक्स कर देंगे, फिर एग्जाम में उनको दिक्कत होती है। तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया। तब देखते हैं ये सी क्यों लेते हैं, मीन्स इंटीग्रल में प्लस सी क्यों ऐड रहता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, कोई भी अगर फंक्शन दिया है, जैसे मान लीजिए मैंने y इक्वल टू x² + 2x+3 ये हमने एक फंक्शन लिया है, तो इससे पहले मैं ये आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ये फोर्थ वाला बता रहा हूँ कि अगर सिंपल सा है, इसको बताने के बाद वो बताऊंगा तो पूरा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि अगर कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू ax² + bx + c, अगर इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो लिखने का तरीका सेम है, वैसे डिफरेंशिएट with respect to x means d/dx जो गिवन है पहले वो पूरा एज इट इज नोट कर देते। कोई भी जल्दीबाजी नहीं और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, क्योंकि शॉर्टकट तरीका आपने ये लिख दिया ये नहीं लिखा, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ, एक बार समझा के फिर शायद नेक्स्ट लाइन में ये ना लिखूँ मैं, लेकिन आपको प्रॉपर वे से एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टेप वाइज फॉलो करेंगे तभी एग्जामिनर भी रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स देगा। अदरवाइज क्या होगा, शॉर्टकट में दिक्कत हो जाती है। मीन्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx लिखा है, यहाँ पे dy/dx ऑफ दिस, ये हमने पूरा नोट कर दिया। अब यहाँ पे ये प्लस से सेपरेट है, मीन्स ये कितने टर्म है, अगर ध्यान से दिखा देते हैं ट्राइनोमियल है, 1 2 3, ये 3 टर्म अलग अलग सेपरेट है, प्लस या माइनस से, या तो प्लस रहे या तो माइनस रहे, दोनों कंडीशन है, मल्टीप्लाई वाला नहीं। यहाँ पे ये तीनों टर्म को हम लोग अलग अलग इस डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग सेपरेट करेंगे। मीन्स dy/dx ऑफ ax² प्लस dy/dx ऑफ bx प्लस dy/dx ऑफ c। अगर ध्यान से देखें ये ax² कौन सी कंडीशन आ जाएगी, ये वाली, तो a को मैं आगे कर सकता हूँ, यहाँ पे dy/dx ऑफ x² कर दूंगा, यहाँ पे x है उसके साथ ये कांस्टेंट टर्म है तो b आगे आ जाएगा dy/dx ऑफ x, ये हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें यहाँ पे कोई x टर्म है नहीं, कोई भी x टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो dy/dx ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा आपका, dy/dx कांस्टेंट टर्म मैं ऐसे पहले लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में अगर क्या होगा, अगर ध्यान से देखें तो ये a होगा dy/dx x² यानी x टू दी पावर n है, तो x टू दी पावर n ध्यान में रखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फॉर्मूला ही nx n-1 होता है, n की जगह यहाँ पे 2 है तो 2x 2 - 1 मीन्स 2x 2 - 1। अगर ध्यान से देखें d वैसे रहेगा, dy/dx x का कितना हो जाएगा 1 यानी d × 1 ये हो जाएगा, और dy/dx कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हमने पहले बता रखा है वो 0 हो जाएगा। मीन्स अगर ध्यान से देखें तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 2a और यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा, 2ax आ जाएगा प्लस b। मीन्स अगर ध्यान से देखें डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसमें 3 टर्म थे, कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, तो सिर्फ डेरिवेटिव इन दोनों का ही रह गया, जिसमें x थे तो इनका पावर क्या हो जाएगा, एक एक कम हो गया, यानी 2 - 1 हुआ, तो यहाँ पे x, यहाँ पे x टू दी पावर 1 थी तो x टू दी पावर 0 हो गई, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ b हो जाएगा। c वाला कांस्टेंट टर्म तो 0 हो ही गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इस टाइप में दिया है, मीन्स टर्म प्लस या माइनस से सेपरेटेड है, तो उनको अलग अलग हम लोग इस तरह कर सकते हैं। सेम एज अगर मैं इसका इंटीग्रल निकालूं तो इस तरीके से करूंगा, इसी फंक्शन ax² + bx + c ये dx हुआ, तो इनको मैं अलग अलग सेपरेट करके कर सकता हूँ, ax² dx bx यहाँ dx + c dx। सेम है, इनको भी मैं कर सकता हूँ, a आगे कर लूँगा, फिर यहाँ लिखूँगा इंटीग्रल ऑफ x² dx, फिर यहाँ b आगे कर लूँगा x dx और c आगे कर लूँगा ये dx।
तो ध्यान रखिएगा सिर्फ dx का मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो 1 एज्यूम करेंगे, तो सिर्फ dx का सिर्फ क्या होता है आपका x होता है, यही वाला कॉन्स्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर देने वाला। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ये a इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो हमें पता है इंटीग्रल में फॉर्मूला एक्स टू दी पावर n का वो होता है आपका एक्स टू दी पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन। मीन्स यहाँ पे एक्स टू दी पावर 3, यानी कि मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ध्यान रखिए 2 + 1 3 अपॉन में 2 + 1 नीचे 3। सेम चीज़ यहाँ पे b x है, एक्स टू दी पावर 1 है तो 1 + 1 यानी कि 2 एक्स टू दी पावर 2 अपॉन में 2, यहाँ पे c x रहेगा। तो ये आपका इंटीग्रल में ध्यान रखिएगा क्या है क्वेश्चन, जब फॉर्मूला इसमें लगा रहे हैं तो इसमें पावरें कम होती हैं, इसमें एक पावर बढ़ जाती है, इसमें एक पावर कम होती है, इसमें एक पावर बढ़ जाती है, डिग्री बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया हो। अब सी का क्या खेल है वो अब इजीली आपको समझ में आएगा। देखते हैं, इसको रफ करता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ बहुत सिंपल सा, y = x² 3x + 5, ये हमने फंक्शन लिया। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे देखा जाए ये डिग्री 2 है इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे x है ही नहीं, जहाँ पे x नहीं रहता उसकी डिग्री क्या होती है 0, यानी कि पावर क्या हो x की पावर 0 रही होगी। जस्ट अज्यूम कि यहाँ पे x टू दी पावर 0 रही होगी, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो x टू दी पावर 0 1 रहती तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ हमने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। अब इसका मैं डेरिवेटिव करूँ, मैंने क्या बताया था कि एक दूसरे के क्या होते हैं अपोज होते हैं, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव एक दूसरे का अपोज रहते हैं, यानी ये फंक्शन लिया, इसका मैं डेरिवेटिव निकालूँ, जो भी रिजल्ट आएगा उसी को उठा के मैं इंटीग्रल कर दूँ, मीन्स इंटीग्रेशन कर दूँ, तो ये हमें मिलेगा, यही हमने बताया था। तो देखिए अगर ध्यान से, तो मैं इसका डेरिवेटिव अगर करूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx ऑफ x² + 3x + 5, ये है। तो करने का तरीका क्या है कि इनको सेपरेट अलग अलग करें, तो d/dx ऑफ x² d/dx ऑफ 3x d/dx ऑफ 5, ये कर देंगे हम लोग। तो जब हम लोग x² का करेंगे मीन्स x टू दी पावर n के फॉर्मेट में रहेगा, तो यहाँ पे 2x 2 - 1 यानी कि पावर 1 हो जाएगी, ये पावर आगे आ जाएगी, मीन्स सिर्फ रिजल्ट इसका 2x आएगा प्लस 3x का सिर्फ 3 आएगा, क्योंकि x टू दी पावर 1 है तो वो n - 1 यानी 1 - 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 सिर्फ 3 आएगा ये, और यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है तो कितना हो जाएगा 0, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, मीन्स फाइनली रिजल्ट हमें क्या मिला dy/dx = 2x + 3, हमें इतना मिला। इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, क्या है आपका डेरिवेटिव। अब कहने का मतलब ये है इस डेरिवेटिव का रिजल्ट जो निकल के आया है, ये इस रिजल्ट को उठा के मैं इसका एंटी डेरिवेटिव मीन्स इंटीग्रल कर दूं, मीन्स 2x + 3 का इंटीग्रल कर दूं, तो क्या आएगा, तो ये आना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं आएगा, देखिएगा क्या दिक्कत रहेगी इसमें। अगर मैं इसका इंटीग्रल करूं तो 2x dx + 3 यहाँ पे dx, ये लिखेंगे ऐसे, इसको सेपरेट कर सकते हैं, 2 को मैं आगे लिख लूँ और यहाँ x dx कर दूँ और यहाँ 3 लिख दिया, ये dx हुआ। अगर ध्यान से देखा जाए ये x टू दी पावर 1 है, यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए, एकदम रट जाना चाहिए फॉर्मूला x टू दी पावर n का, x टू दी पावर n + 1 अपॉन में n + 1, ये हो गया। मीन्स x dx का अगर मैं इंटीग्रल करूँ तो x टू दी पावर यहाँ 1 था तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, और यहाँ पे 3 है, dx का सिर्फ मैंने बताया था सिर्फ क्या होता है x, मीन्स से कांस्टेंट टर्म से सिर्फ x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और प्लस हम लोग c लिखते हैं, प्लस क्या लिखते हैं c, मीन्स x टू दी पावर 1 + 1 यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × x टू दी पावर 2 अपॉन में 2 3x + c, ये 2 से 2 कैंसिल, मीन्स x² + 3x + c। अगर ध्यान से देखा जाए ये x² + 3x + 5 है, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो c और 5 दोनों यहाँ पे डिफरेंट है, मीन्स यहाँ पे तो c है यहाँ पे 5 नहीं है, तो अब दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि यहाँ 5 है वहाँ c क्यों आया। अगर ध्यान से देखें हमें लास्ट वाला टर्म नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल में क्या है, कांस्टेंट टर्म हमें नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल में क्या है। यहाँ पे इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव किए तो रिजल्ट आया 0। अगर यहाँ पे पाई रहता तो भी 0 आता, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में चाहे कुछ भी रखेंगे रिजल्ट क्या आएगा 0। तो सिर्फ हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे c लिख देते हैं। अब c हमें नहीं पता क्या है, वो कभी कभी होता है कि क्वेश्चंस में कंडीशंस दी रहती है कि x की वैल्यू रखने पे
इतनी आएगी, तो वैल्यू यहाँ पर पुट करने पे अगर 5 आ गई तो सही है। अदरवाइज ये जो कांस्टेंट टर्म होता है लास्ट का 5, वही यहाँ पे सी रिप्रेजेंट करता है। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 की जगह मैं अगर 6 रखता तो भी रिजल्ट 0 आता, अगर मैं पाई रखता तो भी रिजल्ट 0 आता, कांस्टेंट टर्म 0 होता है। तो आई होप आपको क्लियरली ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव के। तो मैं धीरे धीरे, अभी तो मैंने सिर्फ 4 बताए हैं, इसी तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे उनके मैं इसी तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूले पहले एक्सप्लेन करूँगा, फिर एक्सरसाइज पे आऊँगा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में थोड़ी पकड़ बन जाएगी। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आता है। अभी मैंने क्या बताया, 4 फॉर्मूले, ये मेन फॉर्मूला है कांस्टेंट टर्म का, ये कैसे हुआ, और ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी, इसको हम लोग किस तरीके से सेपरेट करके इंटीग्रेशन करते हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ी सी चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू। तो इसी तरह से एक्सरसाइज आपकी चलेंगी।